नमस्कार, मैं शिवरंजनी राठौर, हिंदी अध्यापिका। आज हम हिंदी व्याकरण से पार्ट 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार मुख से उच्चारित प्रत्येक ध्वनि को लिखित रूप प्रदान करने के लिए निश्चित चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ध्वनि के लिए निर्धारित चिन्ह ही वर्ण होते हैं। जैसे राम चलो, राधा फूल लाओ। आपने देखा यहाँ दोनों वाक्यों में 2 और 3 शब्द हैं और प्रत्येक शब्द का निर्माण कई ध्वनियों से मिलकर हुआ है। यहाँ आप देखिए, राम र हलंत, धन आ, धन म हलंत, धन अ। इसी तरह से चलो, च हलंत, धन अ, धन ल हलंत, धन ओ। राम चलो। इसी तरह से राधा फूल लाओ। तो आपने देखा कि शब्द का निर्माण कई ध्वनियों के साथ मिलकर हुआ है। छोटी से छोटी ध्वनि के लिए एक चिन्ह निश्चित होता है। ये वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला शब्द वर्णधन माला शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है वर्णों का समूह। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम देखेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं। उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से होता है, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए ओ औ। स्वरों का प्रयोग 2 रूपों में किया जाता है, स्वतंत्र रूप में और मात्रा के रूप में। प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है, उसे मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर का व्यंजन के साथ मिला हुआ रूप उसकी मात्रा कहलाता है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, परंतु मात्रा केवल 10 स्वरों की ही होती है। स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह व्यंजन के साथ ही जुड़ा रहता है। स्वरों के भेद। स्वरों के 3 भेद हैं, ऋषभ स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ऋषभ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है और जो स्वतः ही उच्चारित हो जाते हैं, उन्हें ऋषभ स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ऋषभ से 2 गुना समय लगे लेकिन उच्चारण स्वतः ही हो, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने से ऋषभ स्वर में 3 गुना समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। किसी का नाम पुकारते समय या संबोधन के समय प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम, हे राम आदि। अयोग वह। अयोग वह का अर्थ है जो योग न होने पर भी साथ रहे। अम और अह दोनों ध्वनियों में अम और अह को अ के साथ जोड़कर लिखा जाता है। यह ना स्वर है ना व्यंजन, इन्हें अयोग वह कहते हैं। इन दोनों का उच्चारण स्वरों के बाद संभव होता है। अनुस्वार जिन वर्णों का उच्चारण नाक की सहायता से होता है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। इनका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु अम के रूप में लगाया जाता है, जैसे लंबा, नंदन, हंस, बंदर, संतरा आदि। अनुनासिक
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसके लिए शब्द के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगाते हैं, जैसे चांदी, गांव, यहाँ, वहाँ, आँख आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण ह के नीचे हलंत की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के आगे किया जाता है, जैसे अंततः, फलतः, अतः, प्रातः आदि। अन्य चिन्ह, अर्धचंद्र, यह चिन्ह आ तथा औ के मध्य की ध्वनि सूचित करता है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों को लिखते समय उनके ऊपर अर्धचंद्र लगाया जाता है, जैसे टॉफ़ी, डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस, कॉफ़ी आदि। हलन, जब किसी व्यंजन में स्वर नहीं होता तो यह बताने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे अर्थात, पश्चात, महान आदि। स्वरों को जानने के बाद अब यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए गए हैं जिन्हें आप हल करने का प्रयास करेंगे। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के स्वतंत्र रूप में होता है वे क्या कहलाते हैं? स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? जो स्वर भी नहीं होते और व्यंजन भी नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं?